भैया बहनों, आज हम लोग न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखें कि जो बल है, क्या वह एकल बल के रूप में उसका कोई अस्तित्व है? तो ऐसा नहीं है। बल सदैव दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया को कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला जो बल है वो परिमाण में सदैव समान दिशा में विपरीत होता है तथा दोनों एक ही क्षण क्रियाशील होते हैं। जो क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही क्षण ये क्रियाशील होते हैं, अर्थात किसी एक बल के कारण एवं दूसरे को उसका प्रभाव समझने की जो हम लोग एक भ्रम करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देंगे कि संक्षेप में इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, जिसे हम लोग न्यूटन के गति का तृतीय नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से न्यूटन ने अपने प्रयोगों के आधार पे उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब ध्यान दें, जैसा हमने पहले ही आपसे कहा है कि ये जो भ्रम होता है कि पहले क्रिया हुई फिर उसकी प्रतिक्रिया हुई, ऐसा नहीं है। दोनों साथ साथ घटित होते हैं, एक साथ दोनों होते हैं। इसमें ध्यान देंगे कि दो वस्तुओं के बीच जो कार्य करने वाले जो दो बल हैं, उनमें से किसी एक बल को हम लोग क्रिया और दूसरी को प्रतिक्रिया की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान होते हैं तथा दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। एक ही वस्तु नहीं, जैसे हमारा ये जो वस्तु है, कोई वस्तु लिए इसी पर क्रिया भी कार्य कर रहा है और इसी पर प्रतिक्रिया, ऐसा नहीं। एक वस्तु पर क्रिया और दूसरी वस्तु पे प्रतिक्रिया। दो वस्तु होंगे तभी क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब ये जो बल कार्य करता है, दो वस्तुओं के बीच बल कार्य करता है। ध्यान देंगे, बल एक ही वस्तु नहीं, दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। अब यहां देखें, हम लोग दो वस्तु ले लेते हैं। एक वस्तु को लेते हैं जिसका द्रव्यमान m1 है। देखिए, एक वस्तु द्रव्यमान m1 और दूसरा वस्तु लेते हैं जिसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ये देखें कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर इसे हम लोग रख दिए हैं, तो पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पे लगाया जाने वाला जो बल है, चलिए इसके द्वारा जो इसके ऊपर लगने वाला जो बल है उसको हम लोग F1 मान लें और इसके द्वारा लगने वाला जो बल है उसको F2 मान लें। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग मानते हैं तो उस स्थिति में देखेंगे कि न्यूटन का, देखिए चूंकि कोई बाहर से कोई बल कार्य कर नहीं रहा है, इसलिए न्यूटन के द्वितीय नियम से F1 प्लस F2 बराबर 0, इनका सदिश योग 0 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि F1 बराबर माइनस F2। यही तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि दैनिक जीवन में न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के क्या अनुप्रयोग हैं। तो इसमें कई सारे अनुप्रयोगों में हम लोग कुछ अनुप्रयोगों को लेते हैं। जैसे अगर हम लोग जो चलते हैं तो चलने की जो क्रिया है, यहाँ भी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम ही कार्य करता है। जैसे फर्श पर हम लोग चल रहे होते हैं तो हम अपने पैरों के द्वारा, ध्यान देंगे, अपने पैरों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि धक्का देते हैं। ठीक है, चलने के लिए हम लोग धक्का जो देते हैं तो उसकी दिशा यह हो गई। ठीक है, ये हमारे द्वारा आरोपित बल है और इसके कारण इसी के ठीक बराबर विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया बल कार्य किया। ठीक है, अब इस प्रतिक्रिया बल का हम लोग अगर दो घटक देखें तो एक घटक क्षैतिज दिशा में अगर कोण ये थीटा है तो r cos थीटा हो गया, और एक घटक ऊर्ध्व में r sin थीटा। तो देखेंगे कि r sin थीटा ऊर्ध्व घटक हमारे बल को ये क्या करता है, संतुलित करता है। ठीक है, और जो क्षैतिज घटक है वह क्षैतिज घटक हमें चलने में सहयोग देता, आगे चलने में सहयोग देता है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह हमारे भार को संतुलित करता है। इसी तरह से घोड़ा गाड़ी द्वारा जो गाड़ी को खींचा जाता है उसको देखें तो मान लेते हैं कि घोड़े के द्वारा, मान ले कोई गाड़ी है, इस गाड़ी को घोड़े के द्वारा जो खींचा जा रहा है, तो घोड़ा इसको जो खींच रहा है तो वह खींचने के लिए अपने पैरों से पहले जमीन पर बल लगाएगा, और वो भी क्या, तिरछा बल लगाएगा। अब वो जो बल लगा रहा है F, उस बल का प्रतिक्रिया R का घटक क्षैतिज घटक और कोण थीटा है तो R cos थीटा, और ऊर्ध्व घटक R sin थीटा।
अब यहाँ पे r sin थीटा उस घोड़े के जो भार है उस भार को संतुलित करेगा और जो r cos थीटा है वह उसको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगा। अब यदि देखिए घोड़े और वाहन का जो त्वरण है उसको यदि हम लोग a मान ले, घोड़े का जो द्रव्यमान है उसको m1 माने, गाड़ी के द्रव्यमान को हम लोग m2 मान लें, तो उस स्थिति में यहाँ पे लगने वाले बल की बात करें तो मान लेते हैं कि जो रस्सी है, ध्यान दें घोड़े गाड़ी में घोड़ा जिस रस्सी से इन्हें खींच रहा है तो उस रस्सी पे एक तनाव उत्पन्न होगा T, और दूसरे सिरे पर भी प्रतिक्रिया स्वरूप तनाव उत्पन्न होगा उतना ही T। घोड़ा इसको खींच रहा है T तनाव से, तो रस्सी पे जो तनाव उत्पन्न होगा दूसरी तरफ प्रतिक्रिया स्वरूप वो भी कितना होगा T होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग कि घोड़ा जो हमारा है उस घोड़े की बात करें, उसका द्रव्यमान यदि हम लोग m1 जो माने हैं तो वहां पर यदि उसकी गति के बारे में बात करेंगे तो उसके ऊपर एक बल जो लग रहा है क्षैतिज घटक उसके प्रतिक्रिया बल का r cos थीटा, ठीक है, और दूसरी तरफ जो बल लग रहा है वह क्या लग रहा है T, और घोड़े का जो त्वरण है वह a है, तो नेट बल बराबर m में, तो नेट बल तो r cos थीटा माइनस T बराबर m1a, ये हो जाएगा। इसी तरह से घोड़ा गाड़ी की बात करें तो घोड़ा गाड़ी का जो द्रव्यमान है गाड़ी का उसका m2 है, उसका भी त्वरण क्या है, ये त्वरण से वो गतिमान है, और उसके ऊपर लगने वाले जो बल की बात करें तो ध्यान देंगे इसमें पहियों और सड़क के बीच घर्षण बल कार्य कर रहा होगा, उसको हम लोग स्मॉल f से अगर हम लोग प्रदर्शित कर लें तो नेट बल बराबर तो T माइनस F बराबर m2a, ठीक है। ध्यान देंगे गति जिधर हो रही है उधर लगने वाले बल को हम लोग बड़ा मानते हैं, तो T हमारा बड़ा होगा और F हमारा छोटा, तो इस तरह से T माइनस F बराबर m2a हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग कि ये जो एक इक्वेशन हमको यह मिल गया और दूसरा हमको यह मिला, दोनों को हम लोग क्या करें कि जोड़ दें, तो जोड़ेंगे दोनों को तो इसमें T प्लस में है उसमें माइनस में है, कट जाएगा और मिलेगा क्या r cos थीटा माइनस F बराबर m2a प्लस m1a, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो m2a और m1a है तो a को हम लोग कॉमन ले लें, तो a को जो हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और इधर r cos थीटा माइनस F हमें प्राप्त हो रहा है, तो इस तरह से ये हो जाएगा जो टोटल मान हमारा है एक मिनट r cos थीटा माइनस F, और ये बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बराबर r cos थीटा माइनस F बटा m1 प्लस m2। अब ध्यान देंगे इसमें अगर r cos थीटा का मान F से अधिक है तब ऊपर वाला हमारा मान पॉजिटिव आएगा, अर्थात वह गति करेगा। एक अगर हमारा r cos थीटा का मान घर्षण बल से कम है तो वह सुगतिमान नहीं होगा। अब हम लोग अगले उदाहरण पे आते हैं। जैसे अगर आप नाव से कूदिए तो नाव से जब आप कूदते हैं तो देखते हैं कि नाव पीछे की तरफ चली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाते हैं तो इससे नाव झटके से पीछे की ओर चली जाती है और हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। इस तरह से ये चीज़ें आपकी होती हैं। उसी तरह से कुएं से जब हम लोग जल खींचते हैं और अचानक रस्सी टूट जाए तो उस स्थिति में हम लोग पीछे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम लोग खींचते हैं तो उतना ही बल वह उसके द्वारा बल्टी भी हमारे ऊपर लगाती है, लेकिन जैसे ही रस्सी टूट जाती है तो बल्टी के द्वारा हमारे ऊपर लगाने वाला जो खिंचाव था वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण हम लोग पीछे गिर जाते हैं। इसी तरह से बंदूक से गोली चलाने वाले पर पीछे की ओर धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है कि बंदूक से गोली चलाने पर बारूद की एकाएक जो गैस बनती है उस गैस के फैलने के कारण गोली को बहुत जोर से आगे की ओर एक बल कार्य करता है, ठीक है। तो गोली भी इस गैस पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है जिससे बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऊंचाई से कूदते हैं तो हमारे पैरों में भी क्या होती है, चोट लगती है। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही एक उदाहरण है। इसी में हम देखें रॉकेट में, तो रॉकेट को देखते हैं उसमें ज्वलनशील पदार्थ को जलाकर गैस उत्पन्न की जाती है जो नीचे की ओर बहुत ही तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती है, और ये गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगाती हैं जिससे रॉकेट ऊपर उठ जाता है।
इस तरह से अगर हमें अधिक वेग चाहिए तो वो गैस का जो जेट है उसका भी वेग हमें बढ़ाना होता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये जो जेट हवाई जहाज होते हैं, इसमें भी विस्फोट के द्वारा गैस को जेट के रूप में पीछे की ओर छोड़ा जाता है, जिससे गैस हवाई जहाज पर प्रतिक्रिया बल लगाती है और उसे आगे बढ़ाती है। इस तरह से ये जो चीजें यहाँ हम लोग को दिख रहा है, इसमें एक क्रिया और दूसरा प्रतिक्रिया, ये दोनों चीजें आपको दिखती होंगी। बल सदैव युग्म में मिलते हैं, अकेले नहीं होते हैं। एक पे बल लगेगा तो दूसरे पे प्रतिक्रिया। एक ही वस्तु पर दोनों नहीं लगते हैं, एक ही वस्तु पे क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं लगना है, एक पर क्रिया और दूसरे पे प्रतिक्रिया, और दोनों एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि पहले क्रिया तब प्रतिक्रिया, दोनों एक साथ, क्रिया प्रतिक्रिया एक साथ होते हैं।